फिल्म की शुरुआत दो स्कूल बसों से होती है जो छात्रों से भरी सड़क पर एक दूसरे के बगल में चल रही हैं और एक ट्रिप पर जा रही हैं। हर कोई खुश था, हंस रहा था और मजाक में एक दूसरे को तकियों से मार रहा था। मौसम धूप वाला और शांत था। उन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम मित्सुको था। वह चुपचाप अपनी नोटबुक में एक कविता लिख रही थी। पास बैठी दो लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाया कि वह बाकी सबकी तरह खेलने के बजाय लिख रही है। उन्होंने उससे नोटबुक छीन ली और उसका पेन जमीन पर गिर गया। मित्सुको उसे उठाने के लिए नीचे झुकी। ठीक उसी पल अचानक एक जबरदस्त तूफान बसों से टकराया। तूफान ने दोनों बसों को बीच से फाड़ दिया और ऐसा लगा जैसे उसने छात्रों के शरीर और दिमाग को भी अलग अलग कर दिया हो। मित्सुको अकेली बची, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह नीचे झुकी हुई थी। जब वह खड़ी हुई तो उसने देखा कि बस की छत उड़ चुकी है और उसके सहपाठियों के शरीर बीच से कटे हुए हैं। यह नजारा देखकर वह डर के मारे जम गई। कुछ ही सेकंड बाद एक और जानलेवा हवा का झोंका उसकी तरफ तेजी से बढ़ा, लेकिन इस बार उसे हवा के आने का एहसास हो गया। वह तुरंत नीचे झुक गई और फिर से बच गई। तूफान ने बिजली के खंभे और तार गिरा दिए और जब बस आखिरकार रुकी तो मित्सुको उससे बाहर निकली और सड़क पर दौड़ने लगी। जल्द ही उसने दूसरी बस देखी। उसके छात्रों के शरीर जमीन पर बिखरे पड़े थे, कटे फटे, खून से लथपथ और चीखते चिल्लाते हुए। मित्सुको डर और घबराहट में दौड़ती रही। जैसे ही तूफान फिर से उसके करीब आया, उसने सड़क पर 4 लड़कियों को चलते हुए देखा। उसने उनमें से एक को पकड़कर जमीन पर खींच लिया। ठीक उसी पल जब तूफान उनसे टकराया, बाकी तीनों लड़कियां तुरंत मारी गईं। मित्सुको खुद को और उस एक लड़की को बचाने में कामयाब रही, लेकिन कुछ ही देर बाद वह लड़की भी मर गई। जब वह साइकिल चला रहे कुछ लड़कों की मदद करने की कोशिश कर रही थी जो हवा की चपेट में आ गए थे, मित्सुको एक बार फिर अकेली रह गई। वह तब तक दौड़ती रही जब तक वह एक नदी के पास नहीं पहुंच गई। वहां उसने और भी लाशें देखीं। छात्रों के शरीर पानी में तैर रहे थे। उसने नदी में अपना चेहरा धोया, खून से सने स्कूल यूनिफॉर्म के बजाय साफ कपड़े पहने और बिना किसी मंजिल के सड़क पर आगे बढ़ती रही। कई घंटों तक चलने के बाद वह एक लड़कियों के स्कूल में पहुंची। हैरानी की बात यह थी कि वहां के स्कूल यूनिफॉर्म बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसा उसने पहना हुआ था। और भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वहां मौजूद हर कोई उसे जानता हुआ लग रहा था। अभी भी सदमे में मित्सुको ने उस अजीब हवा के बारे में कुछ नहीं कहा जिसने पहले सबको मार डाला था। तभी उसकी दोस्त अकी वहां आई, मुस्कुराते हुए बोली, चलो अंदर चलते हैं। मित्सुको उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह और अकी अचानक फिर से एक ही स्कूल में कैसे आ गए। अकी ने चिंता से उसकी तरफ देखा। तुम कांप क्यों रही हो? हम तो हमेशा से यहाँ क्लासमेट रहे हैं। जब मित्सुको को हवा का एक झोंका महसूस हुआ तो वह फौरन नीचे झुक गई, लेकिन इस बार वह बस एक आम हवा थी। कुछ नहीं हुआ। अकी ने राहत की सांस ली। तुम आज कुछ अजीब बर्ताव कर रही हो। वे क्लास की तरफ चलते रहे जबकि मित्सुको यह समझने की कोशिश करती रही कि आखिर हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद हवा का एक और झोंका आया और मित्सुको फिर से घबरा गई। डर के मारे वह भाग खड़ी हुई। अकी उसके पीछे भागी, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, घबराने की कोई बात नहीं है। आखिरकार मित्सुको थोड़ी शांत हुई। यहाँ तक कि टीचर भी ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे मित्सुको हमेशा से ही वहाँ की छात्रा रही हो। जब वह अकी के साथ अकेली थी तो उसने पूछा, क्या मैं सच में यहाँ की छात्रा हूँ? अकी ने जवाब दिया, बेशक तुम हो। मित्सुको सोचने लगी कि शायद उसने उस सुबह जो कुछ देखा था वह बस एक सपना या उसका वहम था। उसने अकी को उस जानलेवा हवा के बारे में बताया जिसने उसके क्लासमेट्स की जान ले ली थी। बोलते हुए वह कांप रही थी। अकी ने धीरे से खिड़की खोली और कहा, देखो, बाहर जो हवा है वह तो बस एक आम हवा है। वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने मित्सुको से अपना हाथ बाहर निकालने को कहा। मित्सुको ने वैसा ही किया और जब उसे वह शांत हवा महसूस हुई तो उसे अकी की बात पर यकीन होने लगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अजीब सी हंसी हंस पड़े। उन्हें एहसास हो गया था कि यह हालात कितने अजीब थे। फिर अकी ने धीरे से कहा, शायद तुम्हारी याददाश्त चली गई है, इसीलिए तुम्हें यह स्कूल याद नहीं है। बाद में वे अपने कुछ दोस्तों से मिले। सबने मिलकर हंसी मजाक किया और उस दिन अपनी बाकी क्लासें छोड़ दी। वे हंसते खेलते जंगल की ओर निकल पड़े। मित्सुको को फिर से सचमुच खुशी महसूस हुई, जो उस डर के बिल्कुल उलट थी जो उसने पहले महसूस किया था। उसने खुद को यकीन दिलाया कि सुबह उसने जो कुछ भी देखा था वह बस एक बुरा सपना था। वे एक झील के पास पहुंचे और जरा दम लिया। अकी ने दूसरों को मित्सुको के उस अजीब सपने के बारे में बताया जिसमें एक जानलेवा हवा का जिक्र था, लेकिन लड़कियों में से एक री नाम की लड़की ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसने कहा, क्या होगा अगर यह सच में हुआ हो? हो सकता है कि मित्सुको किसी पैरेलल वर्ल्ड में चली गई हो। मैंने पढ़ा है कि ऐसे कई पैरेलल यूनिवर्स होते हैं। बाकी सबने उसकी बात को मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया। कुछ ही देर बाद उन्हें जमीन पर एक तकिया पड़ा मिला और वे उसे एक दूसरे की ओर उछालते हुए उसके साथ खेलने लगे।
मित्सुको ने देखा कि पास ही दो लड़कियां खड़ी हैं। उसने उनकी ओर देखा और मुस्कुराई, लेकिन अचानक ही वे दोनों हवा में गायब हो गईं। तब री ने मित्सुको से कहा, अगर तुम असलियत को बदलना चाहती हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी उम्मीद न हो, कुछ ऐसा जो आम बातों से बिल्कुल अलग हो। मित्सुको ने उन शब्दों पर बहुत गहराई से सोचा। बाद में वह और अकी स्कूल लौट आए और अपनी क्लासरूम में चले गए। मित्सुको ने देखा कि वहां जमीन पर एक और तकिया पड़ा है। उसे उठाया और मजाक में अक्की की तरफ फेंक दिया। लेकिन उसी पल टीचर ने एक मशीन गन निकाली और स्टूडेंट्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे क्लासरूम में मौजूद सभी लड़कियां अकी समेत सब मारी गईं। एक बार फिर सिर्फ मित्सुको ही जिंदा बची। जब टीचर ने उसकी तरफ बंदूक तानी और कहा, मरने से पहले प्रार्थना कर लो, तुमने क्लास बंक की थी। अचानक कहीं से दो लड़कियां सामने आईं। उन्होंने मित्सुको को बचाया और उसके साथ भाग निकलीं। वे एक क्लासरूम के पास से गुजरीं, जहां अंदर मौजूद सभी लड़कियों को मार दिया गया था, इसलिए वे उसी कमरे में छिप गईं। लेकिन तभी एक और टीचर अंदर आया और उसने बची हुई छात्राओं में से एक को गोली मार दी। एक लड़की ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत मारी गई। री ने मित्सुको को पकड़ा, उसे भागने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन री को गोली लग गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने मित्सुको से कहा, भागो, इससे पहले कि वे तुम तक पहुंचें, भाग निकलने की कोशिश करो। मित्सुको बची हुई कुछ छात्राओं के साथ भागी, जबकि टीचर क्लासरूम की खिड़कियों से उन पर गोलियां चला रहे थे और क्लास से गायब रहने वाली किसी भी छात्रा को मार रहे थे। वे एक भी लड़की को भागने नहीं देना चाहते थे। 5 लड़कियां किसी तरह स्कूल से बाहर निकलने में कामयाब हो गईं। उनमें से एक ने मित्सुको की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें कुछ सोचना होगा और कुछ करना होगा, ये सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। मित्सुको को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। अचानक हवा फिर से लौटी और उनके बीच से गुजर गई, जिससे मित्सुको को छोड़कर बाकी सभी लड़कियां मारी गईं। एक बार फिर वह पूरी तरह से अकेली रह गई। वह जानलेवा हवा लगातार उसका पीछा कर रही थी। मित्सुको बहुत दूर तक भागी, जब तक कि वह शहर में नहीं पहुंच गई। वह भीड़ भरी सड़कों से गुजरते हुए भागती रही, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे जो भी इंसान दिखाई दे रहा था वह एक औरत ही थी। जब उसने एक पुलिस स्टेशन का साइन देखा तो वह रुक गई और मदद के लिए अंदर भागी। अंदर उसकी मुलाकात एक महिला पुलिस अधिकारी से हुई। अधिकारी को लगा कि मित्सुको पागल हो गई है, क्योंकि उसने बोलने या यह बताने से मना कर दिया था कि वह क्यों रो रही है। सांस फूलने और कांपने की हालत में मित्सुको ने हवा की दिशा की ओर इशारा करने की कोशिश की। अधिकारी ने उसकी ओर अजीब नजर से देखा और अचानक उसे एक दूसरे नाम से पुकारा। को, उसने पूछा, तुमने स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है? मित्सुको एक शीशे की ओर मुड़ी और हैरान रह गई। उसकी परछाई बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। पता चला कि उस अधिकारी का नाम टोमो था और वह असल में को की दोस्त थी। टोमो मुस्कुराई और बोली, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी शादी कुछ ही घंटों में होने वाली है। मित्सुको या अब को पूरी तरह से हैरान थी। वह अभी भी सदमे में थी, कुछ सोच या बोल नहीं पा रही थी। उसने बस टोमो को वह सब करने दिया जो वह करना चाहती थी। टोमो ने उसे कार में बैठने में मदद की और कहा कि वे उसकी शादी के लिए चर्च जा रहे हैं। अब तक मित्सुको ने एक के बाद एक कई अजीब अनुभव झेले थे, लेकिन यह उन सब में सबसे ज्यादा अजीब था। रास्ते में सड़कों पर मौजूद महिलाओं ने खुशी खुशी हाथ हिलाकर उसका स्वागत किया। उन सभी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया मानो वह कोई मशहूर हस्ती हो और उसकी शादी पर उसे बधाई दी। जब वे चर्च पहुंचे तो महिलाओं की एक बड़ी भीड़ ने उसे घेर लिया ताकि उसे आशीर्वाद दे सकें और जश्न मना सकें। अंदर वह कपड़े बदलने के लिए एक कमरे में गई और जब उसने वहां अकी को खड़ा देखा तो वह सदमे से जम सी गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह सब क्या हो रहा है? मित्सुको ने घबराते हुए पूछा। अकी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। अपनी आवाज धीमी रखो, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगी। बाहर दूसरी महिलाएं इस बात पर गपशप कर रही थीं कि दूल्हा कितना हैंडसम है। फिर वे को के पहनने के लिए शादी का जोड़ा ले आईं। अकी ने सभी लड़कियों से कमरे से बाहर जाने को कहा, यह कहते हुए कि को अभी भी घबराई हुई है। जब वे दोनों अकेली रह गईं तो अकी ने उसे उसके असली नाम मित्सुको से पुकारा और कहा, तुम्हें ठीक वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँ। शांत रहना, घबराना मत। मैं अभी सब कुछ नहीं समझा सकती क्योंकि वे हम पर नजर रख रहे हैं। मित्सुको को अकी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने अकी को अपनी मदद करने दी। अकी ने उसे शादी का जोड़ा पहनने में मदद की और यह पक्का किया कि सब कुछ एकदम सही दिखे। जब मित्सुको तैयार हो गई तो कुछ लड़कियां उसे शादी की रस्म के लिए ले जाने आईं, लेकिन अचानक अकी ने उन पर हमला कर दिया और उन सभी को मार डाला। वह मित्सुको को सिखाना चाहती थी कि लड़ाई कैसे की जाती है। उसने मित्सुको के हाथ में कांच की एक टूटी हुई बोतल थमा दी और कहा,
जो भी तुम्हें असुरक्षित महसूस कराए उस पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल करना। मित्सुको ने सिर हिलाया और फूलों के गुलदस्ते के बजाय कांच की बोतल हाथ में लिए हुए वेदी की ओर बढ़ गई। शादी में आए मेहमान, जो सभी औरतें थीं, ने तालियां बजाईं और उसका हौसला बढ़ाया। फिर वह चौंकाने वाला पल आया। सबके सामने दूल्हे की जगह एक ताबूत रखा था। जब वह खुला तो उसके अंदर कोके होने वाले पति की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा सूअर जैसा था। मेहमान अचानक अजीब हरकतें करने लगे। वे मित्सुको का मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे और उसे ताबूत की ओर धकेल रहे थे। जब उन्होंने उसे लाश को चूमने के लिए मजबूर करने की कोशिश की तो मित्सुको चीख पड़ी और उसने कांच की बोतल से उस पर वार कर दिया। फिर वह बाकी लोगों की ओर मुड़ी और घबराहट तथा गुस्से में आकर अपने आसपास मौजूद कुछ औरतों को भी मार डाला। अकी फिर से वहां आ गई और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी स्कूल के 2 टीचर अचानक वहां आ गए। मित्सुको और अकी ने मिलकर उनका मुकाबला किया और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद वे उन्हें हराने में कामयाब हो गईं। वे चर्च से बाहर की ओर भागीं और खुले मैदान में निकल गईं। अकी ने टीचरों का ध्यान भटकाने के लिए पीछे रुकने का फैसला किया, जबकि मित्सुको आगे की ओर दौड़ पड़ी। तभी स्पोर्ट्स के कपड़े पहने एक लड़की वहां आई और उसने मित्सुको को रोक लिया। उसने मित्सुको को एक और नए नाम इजुमी से पुकारा और उससे कहा कि वह भी मैराथन में शामिल हो जाए। मित्सुको ने पास में रखे एक आईने में देखा और एक बार फिर हैरान रह गई। आईने में दिख रही उसकी अपनी ही छवि एक बार फिर बदल चुकी थी। अब वह पूरी तरह से अलग दिख रही थी और उसने एथलेटिक कपड़े पहने हुए थे। अब उसका नाम इजुमी था, एक मशहूर धावक जिसे हर कोई पसंद करता था। उसे घेरे हुए लोगों की भीड़ उसका नाम चिल्लाते हुए उसका उत्साह बढ़ा रही थी। इजुमी अपने साथी धावकों के साथ दौड़ रही थी। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा से तेज रही हो, स्कूल के दिनों में भी। इजुमी को समझ नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसने पूछा नहीं। वह अब और कुछ जानना नहीं चाहती थी। उसे बस खुद की याद आई, एक छोटी लड़की के रूप में जो आजादी से दौड़ती थी, और उसने बस दौड़ का मजा लेने और आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। मैराथन के दौरान उसने देखा कि उसके स्कूल के सहपाठी उसके बगल में दौड़ रहे थे, लेकिन अचानक सुअर जैसे चेहरे वाला आदमी और शिक्षक उसका पीछा करते हुए दिखाई दिए। इजुमी के साथ दौड़ रही लड़कियों ने चिल्लाकर उससे कहा, हिम्मत रखो, तुम ही अकेली हो जो इस दुनिया से बचकर निकल सकती हो। इजुमी ट्रैक से हटकर दौड़ पड़ी, अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को आगे बढ़ाया, जब तक कि वह खुद को घने जंगल में एक अंधेरी गुफा के सामने खड़ी नहीं पाया। अंदर एक अजीब लड़की ने उसे देखा, उसका हाथ पकड़ा और उसे गुफा के अंदर ले गई, जहां कई और लड़कियां जमा थीं। वे सभी बहुत डरावनी दिख रही थीं। वे इजुमी जैसी ही दिखती थीं, लेकिन उनके चेहरे बालों से ढके हुए थे और उनकी मौजूदगी बेचैन करने वाली थी। जो लड़की उसे वहां लाई थी, उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम नहीं मरी तो हम सब मर जाएंगे। उसने अचानक इजुमी पर हमला कर दिया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी समय अकी वहां आ गई और अपनी दोस्त को बचा लिया। अकी ने इजुमी से बहुत जरूरी बात कही, मेरे पीछे पीछे दोहराओ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वाक्य दोहराती रहना, मैं मित्सुको हूँ। इजुमी कांपते हुए और उलझन में दोहराने लगी, मैं मित्सुको हूँ, मैं मित्सुको हूँ, बार बार। धीरे धीरे उसकी आवाज मजबूत होती गई और आखिरकार उसका शरीर वापस अपने असली रूप में बदल गया। वह फिर से मित्सुको बन गई थी। मित्सुको ने अकी की तरफ देखा और कहा, प्लीज मुझे सब कुछ समझाओ। अकी ने गहरी सांस ली और कहा, हम असली दुनिया में नहीं हैं मित्सुको, ये जगह पूरी तरह से एक भ्रम है, एक बनावटी सच्चाई। तुम यहाँ की मुख्य पात्र हो और अगर तुम इस दुनिया से बचकर निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी कलाई से ये 2 तार निकालने होंगे और मुझे मारना होगा। उसने धीरे से कहा, यही एकमात्र तरीका है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम आजाद हो जाओगी। तुम इस दुनिया के कंट्रोल सेंटर तक पहुंच जाओगी। मित्सुको ने आंसुओं से भीगी आंखों से सिर हिलाया और मना करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। अकी ने एक पेन से उसे थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए कहा, करो इसे, कोई और रास्ता नहीं है। रोते हुए मित्सुको को उसकी बात माननी पड़ी। उसने दोनों तार पकड़े और उन्हें बाहर खींच लिया। अकी का शरीर जोर से 2 हिस्सों में फट गया और वह तुरंत मर गई। उसी पल मित्सुको आखिरकार आजाद हो गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार खुद को एक रेस्टोरेंट में खड़ा पाया, जहां उसके चारों ओर आदमी ही आदमी थे। हक्की बक्की सी वह और अंदर गई। उसका दिमाग चकरा रहा था, तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ी। पोस्टर पर 3 चेहरे बने थे, मित्सुको, को और इजुमी। यह एक वीडियो गेम का विज्ञापन था। वे तीनों उस गेम के मुख्य किरदार थे। तब उसे सच्चाई का पता चला। मित्सुको अब एक ऐसे भविष्य के शहर में थी जहां पूरी तरह से आदमियों का राज्य था। वहां सिर्फ आदमी ही रहते थे जो हिंसक खेलों और जान बचाने की चुनौतियों के दीवाने थे। जिस गेम में मित्सुको, को और इजुमी थे, उसका नाम था TA। एक आदमी उसके पास आया और उसे पहचानते हुए घूरने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अब भविष्य में हो।
मित्सुको की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को फिर से एक गुफा में पाया, वैसी ही गुफा जैसी वह पहले देख चुकी थी। अंदर गेम के सभी किरदार मौजूद थे। उनके शरीर बेजान पुतलों की तरह सुरक्षित रखे हुए थे। जैसे जैसे वह और अंदर गई, उसने एक बूढ़े आदमी को एक बड़ी स्क्रीन के सामने बैठे देखा, जो मित्सुको के किरदार का इस्तेमाल करके TA गेम खेल रहा था। वह उसकी ओर मुड़ा और बोला, तब से अब तक 15 साल बीत चुके हैं। जब तुम हाई स्कूल में थी तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। तुम्हारी मौत के बाद मैंने तुम्हारा और तुम्हारी सहेली का DNA लिया और तुम दोनों की 3D कॉपी बना ली। मित्सुको डर के मारे जम सी गई। वह अपने और अक्की के हूबहू दिखने वाले पुतलों को देख रही थी, जो पास ही खड़े थे। बूढ़ा आदमी अजीब सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने गर्व से कहा, मैंने ये कॉपी अपने गेम में इस्तेमाल करने के लिए बनाई है। फिर एक नौजवान अंदर आया और मित्सुको से बिस्तर पर लेट जाने को कहा। उस बूढ़े आदमी ने ऐसा करने का हुक्म दिया था। जैसा यह कहता है वैसा ही करो। डर के मारे मित्सुको बिस्तर की ओर बढ़ने लगी। वह आदमी उसे छूने ही वाला था कि अचानक उसे रे की बातें याद आ गईं। कुछ ऐसा करो जिसकी उम्मीद न हो, कुछ ऐसा जो आम न हो। अगर तुम इस भ्रम से बाहर निकलना चाहती हो जिसमें तुम फंसी हो। मित्सुको ने इस सलाह को दिल से मान लिया। उसका सब्र टूट गया। वह उस बूढ़े आदमी पर चिल्लाई, उस पर हमला कर दिया और जोर से कहा, लड़कियों के साथ खिलौनों जैसा खेलना बंद करो। उसने एक तकिया उठाया और उस बूढ़े को जोर से मारा। तकिए से पंख बाहर निकल आए, जो हवा में उड़ते हुए खून जैसे लाल हो गए। फिर उसने उस बूढ़े के हाथ से एक लोहे की रॉड छीन ली और उसे अपने सीने में घोंप लिया। वह बूढ़ा आदमी सदमे में आकर जोर से चिल्लाया, क्योंकि मित्सुको की मौत से पूरा का पूरा खेल ही खत्म हो जाता। और ठीक वैसा ही हुआ। तीनों किरदार मित्सुको को और इयुमी मर गए और खेल की दुनिया पूरी तरह से ढह गई। आखिरकार मित्सुको आजाद हो गई। वह असल दुनिया में जिंदा थी और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप कहानी के आखिर तक पहुंचे हैं, लाइक बटन दबाना न भूलें, ताकि हमें पता चल सके कि इस कहानी को सच में किसने पसंद किया।